एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 9 की हिंदी की जो न्यू बुक आई है गंगा, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, दो बैलों की कथा। तो इस चैप्टर को हमने अच्छे से रीड कर लिया है, इसको समझ लिया है। आज हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। अभ्यास, रचना से संवाद, मेरे उत्तर मेरे तर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं आपको, वो आपको फाइंड आउट करने हैं। पहला प्रश्न है, कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है। कि हीरा और मोती का आपसी संबंध कैसा था, आपको ये बताना है। प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंद्विता थी उसमें। प्रतिस्पर्धा होती है कि अगर हम किसी से, जैसे हम अपने दुश्मन से कोई बैर रखे, है ना, जो हमारा ओपोनेंट होता है, तो प्रतिस्पर्धा तो नहीं थी उनमें। सेकंड है एकता और सहयोग। हाँ बिल्कुल, ये आंसर हो सकता है कि उन दोनों में बहुत एकता थी, सहयोग था, कि वो एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाते थे, एक साथ ही खाना खाते थे, हर समय हर समस्या का सामना एक साथ करते थे। गर्व और दंभ। दंभ का मीनिंग होता है दिखावा करना, तो उनमें कोई गर्व भी नहीं था और ना ही कोई वो दिखावा करते थे। घ है विद्रोह और क्रोध। विद्रोह भी नहीं था, क्रोध भी नहीं था, जब तक कि उन्हें छेड़ा ना जाए। पहले तो वो बहुत सहते थे, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा सटीक आंसर होगा आंसर नंबर ख, कि उनमें एकता और सहयोग था। प्रश्न दूसरा है, हीरा मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया। तो जब उन्हें गया के यहाँ लेके गए तो वो गया के यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते थे, क्या कारण था। उन्हें भरपेट भोजन दिया गया, उन्हें बहुत मोटी रस्सी से बांधा गया, मालिक ने बेचा ये सोचकर उन्हें अपमान लगा, उन्हें अलग अलग बांधा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ग, कि मालिक ने बेचा ये सोचकर उन्हें अपमान लगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि झूरी ने हमें गया को बेच दिया है, जिस कारण से वो गया के यहाँ नहीं जाना चाहते थे। बल्कि गया तो उन्हें खाना देता था, बेशक से सूखा खाना देता हो, लेकिन फिर भी वो नहीं जाना चाहते थे। उन्हें नया स्थान इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि झूरी ने हमें बेच दिया और उन्हें अपना अपमान लगा। प्रश्न तीसरा है, बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया। कष्टों से बचने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, अभिमान की रक्षा के लिए, या अपनापन पाने के लिए। तो ये चारों ही आंसर ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपको सबसे सटीक आंसर देना है। तो जैसे कष्टों से बचने के लिए, हाँ उन्होंने किया, मतलब भागने की कोशिश की, क्योंकि जो गया था उन्हें मारता था, खाना भी गंदा सा देता था, सूखा खाना देता था, और उनसे बहुत काम लेता था, काम ना करने पे उनकी पिटाई भी करता था, मोटी मोटी रस्सियों से भी बांध देता था। तो कष्ट तो थे। दूसरा, वो स्वतंत्रता पाना चाहते थे, मतलब आज़ादी पाना चाहते थे, वो वहाँ से भागना चाहते थे। अभिमान की भी रक्षा के लिए वो वहाँ से भागना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि झूरी ने उन्हें बेच दिया, वो झूरी से अपने पुराने मालिक के पास ही वापस जाना चाहते थे। अपनापन पाने के लिए, सबसे सटीक आंसर होगा इसका आंसर नंबर घ, अपनापन पाने के लिए, क्योंकि गया के यहाँ उन्हें अपनापन नहीं लगता था। झूरी के पास उन्हें अपना जो झूरी मालिक था वो बहुत अच्छा लगता था, वो उन्हें स्नेह करता था, प्यार से रखता था, अच्छे से खाना खिलाता था, तो वो इसलिए अपनापन पाने के लिए वहाँ से भागना चाहते थे। प्रश्न 4 है, गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का घोतक है। मानवीय मनोवृत्ति यानी मनुष्य की जो मन की वृत्ति है वो बतानी है आपको, कि गया ने जब उन्हें मोती को डंडे से मारा था तो वो किस तरीके से उसको क्रोध आ गया था। तो इसका आंसर होगा स्वाभिमान के लिए, कि उसे क्रोध आ गया था उसमें स्वाभिमान के लिए, अहिंसा के लिए, पराधीनता के लिए, या अन्याय की रक्षा के लिए। तो गया को, जो मोती को आक्रोश आ गया था, क्रोध आ गया था स्वाभिमान के लिए, क्यों एक तो वो उसे खाना भी नहीं दे रहा था ढंग से, इतनी पिटाई भी कर रहा था, मोटी रस्सियों से भी बांध रहा था, है ना। तो इसलिए उसे ऐसा लगा कि यहाँ से उसने भागने की भी सोची, इसीलिए सोची थी, है ना। तो डंडे से जब उसने उसे मारा तो उसे ऐसा लगा। तो ये मानवीय मनोवृत्ति स्वाभिमान को दिखाती है। आप किसी को ऐसे ही बिना कहे, अगर आपसे कोई बोल नहीं रहा, आप डंडा मार दे तो कितना बुरा लगेगा, है ना। तो इसलिए प्रश्न 5 है, कहानी में बैलों की मूक भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया है। अब यहाँ पे कहानी जब हमने पढ़ी तो बार बार आ रहा था ना कि हीरा और मोती आपस में मूक भाषा में बात करते थे, तो यहाँ पे लेखक ने मूक भाषा का प्रयोग क्यों किया है। कहानी को रोचक बनाने के लिए, मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए,
संवाद को छोटा रखने के लिए या कथा में हास्य उत्पन्न करने के लिए, हास्य यानी कि हंसी मजाक के लिए। तो ऐसा तो नहीं था कि जो कहानी में हास्य यानी हंसी मजाक के लिए मूक भाषा का प्रयोग किया गया, ऐसा नहीं था। संवाद को छोटा रखने के लिए ये भी आंसर नहीं होगा। मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए आंसर हो जाएगा खा। कहानी में दोनों जो थे मूक भाषा में बात करते थे, तो उनमें भी मनुष्य जैसी चेतना थी, समझ थी, समझदारी थी। बेशक से वो किसी पे हाथ इतनी जल्दी नहीं उठाते थे, लेकिन समझ तो थी। तो मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए लेखक ने मूक भाषा का वहाँ प्रयोग किया। प्रश्न 6 है, दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़े तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं? प्रतीक यानी कि सिंबल। तो ये दोनों किस चीज के सिंबल बनेंगे? भारत पर अंग्रेजों के क्रूर और अन्यायपूर्ण शासन के? बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता संग्राम में पशुओं के योगदान के? सत्याग्रह और अहिंसा के आंदोलन के? स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के? बिल्कुल ये बन सकते हैं कि जैसे ही हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया था, तो यहाँ की जो भारतीय जनता थी वो क्या कर रही थी? संघर्ष कर रही थी अपनी आज़ादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए। ऐसे ही हीरा मोती थे। हीरा मोती को जब झूरी ने बेच दिया और वो गया के घर गए, जहाँ उन्हें अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उन्हें बहुत कष्ट मिलते थे, तो वहाँ से भी वो अपनी स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो ये दोनों प्रतीक हो सकते हैं स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के। ठीक है, नेक्स्ट है मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल से जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था? तो जब झूरी ने उन्हें गया के साथ भेज दिया था, तो दोनों वहाँ जाकर गया के यहाँ काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि गया क्या कर रहा था? उन्हें मारता था डंडे से, सूखा भूसा देता था, मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया था। और दूसरा, वो वहाँ जाना ही नहीं चाहते थे क्योंकि वो झूरी के पास ही रहना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो उन्हें पीटता भी था। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? देखो, तो फर्स्ट का आंसर है, बैलों ने नए मालिक के यहाँ काम करने से इसलिए इनकार किया क्योंकि पहली बात यह भी थी कि उन्हें लगा उन्हें बेच दिया गया है, जो उनके लिए अपमानजनक था। दूसरा, गया ने उनके साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं किया। तीसरा, उनके हृदय में झूरी के घर में था, उनका हृदय झूरी के घर में था क्योंकि वो शुरू से वहीं रहे थे। वह जगह उनकी अपनी थी, बिना अपनेपन के काम करना उन्हें स्वीकार नहीं था। यह उनके स्वाभिमान और वफादारी का प्रमाण है। ठीक है, इसलिए वो नए घर में नए मालिक के साथ काम नहीं करना चाहते थे। प्रश्न दूसरा है, गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं है। कैसे? तो अभूतपूर्ण यानी कि जो ये घटना घटी थी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। पहले भी कई लोगों ने अपने जानवरों को बेचा था और वो जानवर वापस आए थे, लेकिन फिर भी हीरा और मोती का वापस आना एक घटना, मतलब एक ऐतिहासिक घटना बन गई पूरे गांव के लिए। तो ऐसा क्यों था? तो आंसर देखो, बैलों का घर लौटना इसलिए असाधारण था क्योंकि उन्होंने मजबूत पगहे तोड़े, रात में अपरिचित रास्तों से गुजरे और बिना किसी मार्गदर्शन के अपने घर पहुंचे। यह उनकी स्मृति, बुद्धि और भावनात्मक लगाव का प्रमाण है कि उन्हें, मतलब रात को ही वो उल्टे भाग आए वहाँ से, और इतने मोटे मोटी जो रस्सियाँ उनके यहाँ डाली गई थी उसे भी तोड़ दी उन्होंने। ठीक है, और बिना किसी मार्गदर्शन के वो वापस अपने घर आ जाते हैं। तो ये दिखाता है कि उनका कितना लगाव था झूरी के साथ, अपने पुराने घर से, अपने पुराने मालिक से। झूरी के मन में उनके प्रति प्रेम था और बैलों के मन में झूरी के प्रति। यह पारस्परिक प्रेम और वफादारी की भावना इस घटना को अविस्मरणीय बनाती है। तो ऐसा नहीं था कि वो बैल ही दोनों झूरी से ही प्रेम करते थे, झूरी भी उनसे बहुत स्नेह करता था। जैसे वो दोनों आए थे, झूरी ने उनको गले लगाया था, उनको सहलाया था, उनके माथे चूमे थे, है ना। तो ऐसे ही ये घटना जो है एक अविस्मरणीय बनाती है। प्रश्न 3 है, मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध कीजिए। तो हमने देखा, जब हम कहानी पढ़ रहे थे तो उसमें जो हीरा था और जो मोती था वो दोनों मूक भाषा में बातें करते थे।
तो क्या कहता है, मोती कहता है कि अब तो बहुत सह लिया हमने, अब नहीं सहा जाता। तो कभी कभी क्या होता है, हमें हर समय संघर्ष, ये नहीं है कि हर चीज़ को हम, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो भी उसको चुपचाप मुंह बंद करके सह रहे हैं। कभी कभी हमें उसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी पड़ती है, संघर्ष भी करना पड़ता है। तो इसी कथन को सिद्ध करना है आपको कहानी के कुछ उदाहरण से। जैसे पहला उदाहरण हम दे सकते हैं, जब गया ने बिना कारण बैलों को मारा तो मोती ने हल लेकर भागने की कोशिश की। ये अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध का पहला संकेत था। ठीक है। दूसरा उदाहरण है, सांड से मुठभेड़, यदि दोनों मित्र संगठित होकर ना लड़ते, संगठित यानी कि एक साथ होकर, तो जान से हाथ धो बैठते। संघर्ष आत्मरक्षा के लिए अनिवार्य था, है ना। अगर वो नहीं लड़ते तो वो दोनों मारे जाते। तीसरा उदाहरण है, कांजी हाउस की दीवार तोड़ना, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए बिना मुक्ति संभव नहीं थी। अगर वो दोनों वहाँ कांजी हाउस में बंद कर दिए थे और वो अगर कुछ नहीं करते तो क्या होता, बाकी जानवरों की तरह वो भी वही मर जाते। लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, वो उठे, उन्होंने सारी मेहनत इकट्ठी की और उस दीवार को तोड़ा। बेशक से वो खुद नहीं भागे, लेकिन उन्होंने कई जानवरों की जान बचा ली, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 है, जब पेट भर गया और दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे? कारण सहित लिखिए। तो जब वो वहाँ से भागे थे तो मटर के खेत में गए थे, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी मटर के खेत में मटर खाई, तब उन्हें लगा कि उन्हें आज़ादी मिल गई है ना। उन्होंने पहली बार आज़ादी का अनुभव किया था। तो स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से वो अधिक प्रेरित थे, आपको ये बताना है। तो हम आंसर लिखेंगे, हीरा और मोती अपनापन की भावना से अधिक प्रेरित थे। तो आपने देखा, जब वो गया के यहाँ गए थे तो एक छोटी सी लड़की उन्हें 2 रोटी दे जाती थी। उसके लिए वो कितना वो करने थे कि अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे तो इसके ऊपर नाम ना आ जाए कहीं, है ना। तो उन्हें अपनापन चाहिए था। ऐसे ही वो झूरी के पास भी इसलिए लौटना चाहते थे क्योंकि झूरी के साथ उन्हें अपनापन लगता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि झूरी उन्हें प्रेम से रखता था, मारता नहीं था, अच्छे से खिलाता था। तो वो ज़्यादातर तो अपनेपन की भावना से प्रेरित थे। जब वे कांजी हाउस से भागे तो स्वतंत्रता मिलने के बावजूद वे झूरी के घर की ओर दौड़े, किसी अज्ञात जगह नहीं गए। हीरा ने मोती से कहा भी, नहीं नहीं, दौड़कर स्थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। यह स्पष्ट करता है कि उनके लिए अपना घर और अपना मालिक ही सर्वोपरि था, है ना। प्रश्न 5 है, बैलों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी, अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। अब जैसे ही आपने देखा था, जब उसे गया के यहाँ लेके जाया गया, तो गया उन्हें जब मार रहा था तो उन दोनों ने क्या आपस में सलाह की कि हम पैर ही नहीं उठाएंगे, चाहे कितना भी मार ले, हम कसम खा लेते कि हम पैर ही नहीं उठाएंगे, खेत जोतेंगे ही नहीं। तो अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। अगर कोई आपको लगातार मार रहा है और आपकी गलती भी नहीं है और आप उससे कुछ कह भी नहीं रही, तो ये तो एक तरीके से अत्याचार सहना हो गया। आप जब तक बोलेंगे नहीं, उसके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक क्या होगा, आज आप शिकार है, कल कोई और बनेगा, है ना। तो इसलिए अत्याचार हमेशा नहीं सहना चाहिए। तो इस कथन से आप सहमत हैं? तो अपने उत्तर के कारण भी बताइए। तो हम आंसर लिखेंगे, हाँ, मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ। जब हम चुपचाप अत्याचार सहते रहते हैं तो अत्याचारी और अधिक साहसी हो जाता है ना। अगर आपकी गलती नहीं है फिर भी आप मार खा रहे हैं, तो जो आपको मार रहा है वो और ज़्यादा हिम्मत वाला हो जाएगा कि ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, इसको तो और पीट लो, है ना। बैलों ने भी यही किया, काम न करके दीवार तोड़कर सांड से लड़कर उन्होंने विरोध जताया। यदि वे सब कुछ चुपचाप सहते रहते तो उनकी स्थिति कभी नहीं बदलती। इतिहास भी यही सिखाता है कि अन्याय का विरोध न करने वाले समाज कभी प्रगति नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न 6 है, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी की किन किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कम से कम 3 बिंदु लिखिए। तो गहरी मित्रता सिद्ध करती है। पहली बात यह है कि वे हल या गाड़ी से जुते होने पर अधिकतम बोझ खुद उठाने की कोशिश करते थे ताकि मित्र को कम कष्ट हो। कि वो दोनों ये चाहते थे कि मेरी गर्दन पे ज़्यादा बोझ रहे, कहीं मोती को ना उठाना पड़े। मोती ये चाहता था कि मेरी गर्दन पे ज़्यादा बोझ रहे, कहीं हीरा के ऊपर ज़्यादा बोझ ना आ जाए। तो वो इसलिए एक दूसरे के ऐसे हेल्प करते थे।
दूसरी बात है, सांड से दोनों ने मिलकर लड़ाई की, एक अकेले नहीं लड़ा। दोनों ने योजना बना के लड़ाई की, नहीं तो अगर एक लड़ा था तो दूसरा भाग सकता था, लेकिन वो नहीं भागा वहां से। तीसरी बात है, कांजी हाउस में जब मोती को भागने का मौका मिला तो उसने हीरा को छोड़ने से इनकार कर दिया। तो हीरा को तो मोटी रस्सियों से बांध दिया गया था, लेकिन मोती को भागने का वहां मौका मिला था। तो हीरा क्या कहता था मोती से कि तुम भाग जाओ, मैं यहीं रहूंगा, फिर कभी मिलेंगे। लेकिन मोती उसे छोड़कर वहां पे नहीं भागा। चौथी बात है, हीरा ने कहा जाओ मुझे यहीं पड़ा रहने दो, पर मोती बोला इतने दिनों साथ रहे हैं, आज विपत्ति में कैसे छोड़ दूं, है ना, हमने जब कहानी पढ़ी थी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न 7 है, उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना कीजिए। तो पहले तो मालकिन क्या कर रही थी, झूरी की जो पत्नी थी, कह रही थी इनको भगा दो, ये तो काम नहीं करते, इनको सूखा खाना दो, है ना। लेकिन बाद में क्या करा था, जब दोनों बैल आ गए थे तो उन्होंने उसका माथा चूमा था और अच्छा सा खाने को भी दिया था। और वो लड़की तो उन्हें शुरू से ही 2 रोटी खिला देती थी, उनके प्रति, उसके दोनों बैलों के प्रति उसके मन में अपनापन था। तो इसका आपको क्या करना है, दोनों के व्यवहार की तुलना करनी है। यहाँ पे लिखा है हमने आधार, यहाँ है मालकिन का व्यवहार, यहाँ है उस छोटी लड़की यानी कि भैरव की बेटी का व्यवहार। प्रारंभिक व्यवहार था, बैलों को नमक हराम कहा, मालकिन ने कहा था, लेकिन छोटी लड़की शुरू से प्रेम और करुणा दिखाया उसने। भोजन, सूखा भूसा देने का आदेश दिया था मालिक ने, लेकिन लड़की क्या करती थी, रात को चुपके से 2 रोटियां लाकर खिलाई उसने। अंत में बैलों के माथे चूमे और बैलों की रस्सी खोलकर भागने में मदद की। उस लड़की ने रस्सी खोली थी ना बैलों की। लास्ट थी भावना, स्वार्थ मिश्रित प्रेम। उसके जो मालकिन थी उसके मन में स्वार्थ भी था और प्रेम भी था, दोनों चीजें थी। लेकिन जो लड़की थी उसमें निस्वार्थ था और सच्ची करुणा थी। उसको तो उन बैलों से कुछ नहीं करवाना था, ना कोई काम करवाना था, बस अपनापन था और निस्वार्थ उसमें प्रेम था और करुणा थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब है मेरी कल्पना मेरे अनुमान। प्रश्न पहला है, उसने उनके माथे सहलाए और बोली खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। यदि आप उस छोटी लड़की होते तो बैलों की मदद किस प्रकार करते। तो आंसर हम लिखेंगे, यदि मैं वह छोटी लड़की होता या होती तो मैं न केवल उन्हें रोटियां खिलाती बल्कि गांव के लोगों को उनके साथ हो रहे अत्याचार की जानकारी भी देती। मैं किसी बुजुर्ग या पंचायत से न्याय दिलाने की मांग करती। मैं चाहती कि बैल झूरी के पास वापस पहुंचे, इसलिए झूरी को पत्र या संदेश भी भेजती। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, दोनों गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। भय और संकोच इंसान को अवसर मिलने पर भी जकड़े रखता है। क्या आप इस बात कथन से सहमत हैं। इस वाक्य के संबंध में कहानी और अपने अनुभवों से उदाहरण लेते हुए अपने विचार लिखिए। तो जब हमने देखा था हीरा और मोती ने दीवार गिरा दी थी तो सारे जानवर भाग गए थे, केवल जो 2 गधे थे उन्हें ये डर था कहीं हम दोबारा से पकड़े ना जाए, इसलिए वो वहीं खड़े थे और भागे भी नहीं। तो इसी के बारे में आपसे पूछा है। हाँ बिल्कुल सहमत हूँ, जब कांजी हाउस की दीवार टूटी तो घोड़े, बकरियां और भैंसे सब भाग गए, पर गधे डर के मारे वहीं खड़े रहे। उनमें साहस की कमी थी। वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है, कई बार हमें अवसर मिलते हैं परंतु असफलता का भय और क्या सोचेंगे लोग का संकोच हमें जकड़े रखता है। इसलिए निर्णायक क्षणों में साहस और दृढ़ता जरूरी है। तो हम क्या सोचते हैं, कभी हमें कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना हो तो कई बार हम इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाते कहीं हम हार ना जाए। हार जाएंगे तो हमारा मजाक बनाया जाएगा, तो हम आगे बढ़ते ही नहीं और हम वहीं रह जाते हैं। लेकिन अगर आप हार गए तो क्या हुआ, अगली बार तो आप जीतेंगे, अगली बार नहीं तो उससे अगली बार जीतेंगे, सीखने को तो कुछ मिलेगा ही ना। तो इसलिए, और कुछ लोग इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते या कुछ काम नहीं करते कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो आगे के जो बाकी जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो इसलिए ये सोचकर बहुत सारे जो लोग हैं पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनमें साहस की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब है मेरे अनुभव मेरे विचार। प्रश्न पहला है, दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है। धोल धप्पा यानी कि हंसी मजाक होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी। क्या आप इस बात से सहमत हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है, अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। तो आंसर हम लिखेंगे, हाँ मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जब दोस्ती सच्ची और गहरी होती है तो औपचारिकता खत्म हो जाती है। हम अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ बिना सोचे समझे मजाक करते हैं, उन्हें छेड़ते हैं, यही घनिष्ठता की पहचान है। मेरे जीवन में भी मेरे सबसे अच्छे मित्र के साथ यही होता है।
हम एक दूसरे को चिढ़ाते भी हैं और ज़रूरत में साथ भी देते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे। प्रश्न दूसरा है, हीरा ने तिरस्कार किया कि गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। बैरी यानी कि दुश्मन, गिरे हुए दुश्मन पे सींग नहीं चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। आपका इस कथन से क्या विचार है? आप किसके साथ हैं, हीरा के या मोती के? दोनों के, क्यों? तो जब आपने देखा था, स्टोरी पढ़ी थी, तो उसमें जब जो सांड था वो गिर जाता है तो हीरा उस पर सींग चलाने चलता है कि लाओ इसे मार ही देता हूँ। तो नहीं, मोती उस पर सींग चलाने लगता है कि लाओ इसे मार देता हूँ। हीरा रोक लेता है। हीरा को कम गुस्सा आता था। हीरा समझाता है मोती को, ऐसे मत करो, गिरे हुए दुश्मन पे कभी भी सींग नहीं चलाना चाहिए। तो आप किसके साथ हैं? हीरा के साथ हैं, हीरा सही कह रहा है, या मोती के साथ है कि मोती सही कह रहा है, या दोनों ही सही कह रहे हैं? तो आपको अपना आंसर बताना है और क्यों भी लिखना है। तो हम आंसर लिखेंगे इसका। देखो, मैं हीरा के विचारों के साथ हूँ। गिरे हुए शत्रु पर वार करना कायरता है, वीरता नहीं है। अगर वो गिरी गया है तो एकदम ये मान लो उसने हार ही मान ली है, तो अगर आप फिर भी आप उसे मार रहे हैं तो ये कायरता है, वीरता नहीं है। ये भारतीय संस्कृति के मूल्यों के भी विरुद्ध है। जो शत्रु पराजित हो गया हो उस पर आक्रमण करना क्रूरता है। साथ ही अनावश्यक हिंसा से खुद की छवि भी खराब होती है। हीरा का संयम और नैतिकता उसे महान बनाते हैं। ठीक है। प्रश्न तीसरा है, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? क्या कभी आपने किसी विपत्ति या चुनौती का सामना अपने किसी मित्र या परिजन के साथ मिलकर किया है? उस घटना के विषय में बताइए। तो सबका ये आंसर अलग हो सकता है। ठीक है, मैंने ये लिखा है जैसे, हाँ, मैंने एक बार अपने मित्र के साथ मिलकर एक कठिन परिस्थिति का सामना किया था। मेरे मित्र की तबीयत परीक्षा के समय खराब हो गई थी। वह बहुत परेशान था क्योंकि वह पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। तब मैंने उसकी मदद करने का निश्चय किया। मैं रोज उसके घर जाता था और उसे पढ़ाई समझाता था। हम दोनों मिलकर धीरे धीरे तैयारी करते थे। आखिरकार उसने परीक्षा दी और अच्छे अंक भी प्राप्त किए। इस अनुभव से मुझे समझ आया कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, मिथ्या से संवाद, कहानी की पड़ताल। कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथन विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। कोई कहानी वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं पर आधारित हो सकती है और इसमें वास्तविकता या काल्पनिक पात्र भी शामिल हो सकते हैं। आप कहानी लेखन की इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कहानी का शीर्षक चुनिए और दिए गए मुख्य बिंदुओं को पूरा कीजिए। नीचे आपको एक टेबल सी दी हुई है जिसमें आपको लिखना है, कोई भी कहानी का आप शीर्षक लिख सकते हैं, उसका लेखक लिखना है, विषय लिखना है, क्रिया कार्य लिखना है, वहाँ का परिवेश, देश, काल या मुख्य विचार क्या है वो बताना है, चरित्र और पात्र कौन कौन से हैं और उसका परिणाम क्या है। तो इसका आंसर देखेंगे हम। तो शीर्षक और लेखक में हम लिख सकते हैं, दो बैलों की कथा, प्रेमचंद है लेखक। विषय में बैलों की वफादारी, स्वाभिमान, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष। क्रियाकाल में हो जाएगा हल जोतना, गाड़ी खींचना, विद्रोह करना। परिवेश में हो जाएगा ग्रामीण भारतीय परिवेश था, अंग्रेजी काल का समय था और स्वतंत्रता संघर्ष था। चरित्र और पात्र में हीरा, मोती, झूरी, गया, छोटी लड़की और मालकिन। परिणाम में बैल घर लौट आए और झूरी ने उन्हें अपनाया। कहानी का सौंदर्य, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। इस वाक्य को पढ़कर आंखों के सामने एक दृश्य सा बन जाता है। आप जानते हैं कि भाषा की इस विशेषता को चित्रात्मकता कहते हैं। तो जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसका दृश्य हमारी आंखों के सामने आ जाता है, हम सोचने लगते हैं, हम उस कहानी में घुस जाते हैं, हमारे सामने ही वो आने लगता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि चित्रात्मकता, मतलब इतनी अच्छे तरीके से लिखा गया है कि पढ़ते पढ़ते ही उसके चित्र हमारी आंखों में बनने लग जाते हैं। दोनों बैलों की कथा कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जो इसे अद्भुत और प्रभावपूर्ण बनाती हैं। नीचे इस कहानी में आए कुछ विशेष बिंदुओं को उदाहरण के साथ दिया गया है। आप भी एक एक उदाहरण खोजकर तालिका में लिखिए। तो ये तालिका दी गई है, एक तरफ लिखे है विशेषता, यहाँ पे है विशेषता का अर्थ और यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं दो। फर्स्ट है जैसे चित्रात्मकता भाषा, शब्दों के माध्यम से पाठक के मन में स्पष्ट और जीवन चित्र या छवियां बनाना।
उदाहरण हो जाएगा इसका, घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं। अगर आप सोचेंगे तो आप ये लाइन पढ़े और आप उसका एक चित्र बना सकते हैं कि कैसे उनके पैर दोनों थे जो घुटने तक कीचड़ में भर गए थे। दूसरा उदाहरण लिखा है, सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। फिर है संवादात्मकता। कथ्य को आगे बढ़ाने के लिए पात्रों के विचार, भाव आदि व्यक्त करने के लिए बातचीत और संवादों का प्रयोग। अब यहाँ पे है, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। संवाद बताने आपको, एक संवाद ये हो गया। एक हम लिख सकते हैं, भागना कायरता है नहीं स्वाधीनता है। ठीक है। फिर है विरोधाभास, यानी एक ही बात में दो तरीके की बातें होना। जैसे एक ही प्रसंग या रचना में दो विपरीत या परस्पर विरोधी बातें एक साथ मौजूद होना। जैसे झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। तो झूरी तो खुश हुआ, लेकिन उसकी जो स्त्री थी यानी उसकी जो पत्नी थी वो कैसी हो गई थी, जल गई थी। जलना यानी कि चिढ़ गई थी कि ये दोनों क्यों आ गए। तो एक ही कथन में दोनों बातें, एक खुश हुआ और एक खुश नहीं था। तो ऐसे ही आपको ढूंढ के लिखना है। यहाँ पे लिखा है, स्वतंत्रता की चाह थी पर बंधन में रहना पड़ रहा था। कि आज़ादी तो उन्हें चाहिए थी लेकिन वो बंधन में थे। फिर है व्यंग, वह शैली जिसमें मजाक, हास्य या कटाक्ष चुभते हुए संकेतों के माध्यम से किसी दोष, कुरीति, अन्याय, पाखंड या कमजोरी को प्रकट किया जाता हो, तो उसमें व्यंग्यात्मक शैली का उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। तो उदाहरण में भी हम ये लिख सकते हैं, अगर वह भी ईंट का जवाब पत्थर से दे देते तो शायद सभ्य कहलाते। ठीक है। फिर है संघर्ष, दो विरोधी शक्तियों, विचारों, इच्छाओं या परिस्थितियों का आपस में टकराना। तो वहाँ संघर्ष हो जाता है। उदाहरण एक लिखा है इसमें, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। बैल बनाम सांड, इसमें कौन कौन से थे, दोनों हीरा मोती थे और दूसरी तरफ कौन था, सांड था जो उनसे लड़ रहा था। दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं, मोती और हीरा का अत्याचार के खिलाफ संघर्ष। अतिशयोक्ति है, किसी पात्र, घटना, भाव या वस्तु का वर्णन इतना बढ़ाकर करना कि वह असंभव या अविश्वसनीय लगे। तो किसी भी पात्र के बारे में, घटना के बारे में इतनी बढ़ा चढ़ाकर बातें बोल देना कि वो सच ना लगे। जैसे झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था, उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। तो ये बात कितनी बढ़ा चढ़ाकर बोली गई है, बल्कि उसकी जरा से कहने पर दोनों तेज भागने लगते थे तेज, लेकिन यहाँ बोला कि उड़ने लगते थे। दूसरा उदाहरण लिखा है, दोनों उड़ने लगते थे मानो जैसे पंख लग गए हो, ऐसे लिखा है ना वहाँ पे। तो दूसरा उदाहरण ये हो जाएगा। फिर है संदेह, उलझन, जब पात्र किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो पहला हो जाएगा इसमें उदाहरण, सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला, समझ में ही ना आता था कैसा स्वामी है। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा उदाहरण हो जाएगा, अब क्या करें, भागे या सहें। ठीक है। नेक्स्ट है कहानी की रचना। प्राय कहानी के प्रारंभ में ही कहानी के मुख्य चरित्र, कहानी का समय, कहानी की भाषा, घटनाओं आदि के कुछ संकेत मिलने लगते हैं। प्रेमचंद की इस कहानी में भी ऐसे संकेत है। आप कहानी के ऐसे संकेत बिंदुओं को ढूंढकर लिखिए। तो बिंदुओं को ढूंढ के लिखेंगे आप, देखिए जैसे ऐसे लिख सकते हैं, मुख्य चरित्र कौन कौन से थे, हीरा था, मोती था, झूरी था, गया था और वो मालकिन थी, छोटी लड़की थी, है ना। ये मुख्य संकेत हो जाएंगे। कहानी का समय कौन सा था, कहानी का समय था जब स्वतंत्रता का समय था, जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी। और परिवेश कैसा था, वहाँ का परिवेश आप लिख सकते हैं, गांव का दृश्य था, खेत थे, घर था। ठीक है। कहानी की भाषा थी सरल, उस समय जो आम बोलचाल की भाषा थी वैसे ही यहाँ पे भाषा का प्रयोग किया गया था। प्रेमचंद जी ने बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग किया है। तो ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब है विषयों से संवाद। कहानी का समय और समाज। दो बैलों की कथा कहानी जिस समय लिखी गई थी उस समय भारत पर अंग्रेजों का दमनकारी शासन चल रहा था, यानी उस समय हम गुलाम थे। उस समय भारतवासी भी अपने अपने ढंग से इस अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे। इस कार्य में लेखक भी किसी से पीछे नहीं थे। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित कर रहे थे। तो वो अपने तरफ से
मतलब लिख लिख कर लोगों को, जैसे कोई भी पत्रिका लिख रहे थे, कोई कहानी लिख रहा था, कथा लिख रहा था, तो लोग पढ़ रहे थे, उनमें और जोश आ रहा था कि कैसे हम अपनी आज़ादी को ले सकते हैं। इस कहानी में भी कुछ वाक्य चुनकर नीचे दिए गए हैं। इन वाक्यों का मिलान स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े उपयुक्त वाक्यों के साथ कीजिए। यहाँ पे लिखे हैं कहानी में से वाक्य और यहाँ है स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए कुछ तथ्य। तो आपको मिलान करना है। जैसा पहला तथ्य है, जोर से मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। तो इसका मिल जाएगा आपको आंसर। यहाँ लिखेंगे हम छठे से, स्वतंत्रता सेनानी बार बार जेल गए, फांसी पर चढ़े, पर संघर्ष छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। जैसे हीरा और मोती के साथ कितना संघर्ष हो रहा था ना, उन्हें मारा जा रहा था, खाने को भी नहीं दिया जा रहा था, इतना काम लिया जा रहा था, लेकिन फिर भी वो लास्ट तक डट कर मुकाबला करते रहे, उन्होंने हार नहीं मानी, है ना। ऐसे ही सेकंड है, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। इसका हम मैच करेंगे फिफ्थ से, स्वतंत्रता के लिए प्राण देना स्वीकार्य था पर अंग्रेजों की सेवा में लगना अस्वीकार्य था। ठीक है। थर्ड है, हमारी जान को तो कोई जान ही नहीं समझता। मतलब हम पशु हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें जान नहीं है, हमारी तो कोई जान को जान ही नहीं समझता। तो ये आ जाएगा फोर्थ पे। दास्ता के काल में, दास्ता का काल यानी कि जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, भारतीयों के प्राण, सम्मान और अधिकारों की कोई महत्ता नहीं थी, तो उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। जब चाहे उन्हें मारा जाता था, पीटा जाता था। फोर्थ है, दोनों मित्रों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। ये हो जाएगा सेकंड में। भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह धीरे धीरे गहराता गया। फिफ्थ है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। तो इसको हम मैच करेंगे फर्स्ट से। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, जिससे लाखों भारतीयों में आज़ादी की प्रेरणा जगी। 6 है, सांड पूरा हाथी है पर दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। तो इसका मैच होगा थर्ड से। ब्रिटिश साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, मतलब एक हाथी की तरह था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत पावरफुल था। फिर भी स्वतंत्रता सेनानियों ने साहस पूर्वक उसका सामना किया। तो ये हो जाएगा थर्ड से मैच। नेक्स्ट है, पशुओं के लिए कानून। नीचे दिए गए संवाद पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, यानी क्या अधिकार है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। अब इसी के आधार पर आपसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न पहला है, बैलों का कांजी हाउस में बंद होना न्याय और अन्याय दोनों को दर्शाता है, कैसे। तो वो दोनों कांजी हाउस में बंद हो जाते हैं, तो ये न्याय को भी दर्शाता है, अन्याय को भी दर्शाता है, क्यों। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, अन्याय, बिना चारा पानी मारपीट। तो अन्याय ये था कि अगर उन्हें पकड़ भी लिया गया तो कम से कम उन्हें खाने को तो दिया जाए, बल्कि खाने को और कुछ नहीं दिया जाता था और मारपीट और की जाती थी। तो ये तो हो गया अन्याय। न्याय, दंड देकर छोड़ने का प्रावधान। न्याय ये होना चाहिए था, अगर वो खेत में मटर चुराते या खाते पकड़े गए हैं तो उन्हें थोड़ा दंड दे देते, वहाँ से भगा देते, 1-2 डंडे मार देते। लेकिन ये थोड़ी ना कि उन्हें बंद करके कांजी हाउस में रख दिया जाए और उनको खाने को भी ना दिया जाए। तो ये हो गया अन्याय। प्रश्न दूसरा है, यदि अवसर मिले तो आप बैलों की ओर से कौन कौन से कानूनी अधिकार मांगेंगे। तो हम मांगेंगे पर्याप्त चारा पानी, यातना ना सहना यानी मारपीट ना सहना, बिना कारण ना बेचना, पशु क्रूरता निवारण कानून कि पशुओं पर ऐसी क्रूरता ना की जाए। प्रश्न तीसरा है, हीरा मोती थाना अध्यक्ष को शिकायत पत्र लिखते हैं। अब आपको लिखना है कि जो हीरा मोती हैं वो वहाँ का जो थाना है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे वो एक पत्र लिखते हैं अपने खिलाफ, जो भी जो संघर्ष हो रहे हैं उनके बारे में वो बताते हैं। तो पत्र में क्या लिखेंगे, आपको ये लिखना है। तो आप लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय। विषय लिखेंगे हमारे साथ हुए अन्याय के संबंध में शिकायत। महोदय, हमारा नाम हीरा और मोती है, हम मेहनती और वफादार बैल हैं। हमारे साथ अत्यंत अन्याय हुआ है, हमें बिना किसी अपराध के कांजी हाउस में बंद कर दिया गया और हमारे साथ मारपीट की गई।
हमें पर्याप्त भोजन और पानी भी नहीं दिया गया। हम अपने मालिक के प्रति निष्ठावान हैं और केवल अपना कर्तव्य निभाना चाहते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे साथ हो रहे इस अन्याय को रोका जाए तथा हमें मुक्त किया जाए। आपकी कृपा होगी, भवदीय हीरा मोती। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। बीच में अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें, कुछ और लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारी धरोहर हम और संस्कृति। पहला इसमें, वह अपना धर्म छोड़ दे लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। कहानी के अनुसार हीरा और मोती सदैव ध्यान रखते थे कि कौन कौन से कार्य करने योग्य हैं और कौन से नहीं। वे कौन कौन से कार्य कभी नहीं करते थे, आपको वो बताने हैं। हीरा और मोती 3 कार्य कभी नहीं किए उन्होंने। औरत जात पर सींग चलाना, गिरे हुए बैरी पर सींग चलाना और कायरता से भागना। तो ये 3 कार्य थे जो उन्होंने कभी नहीं किए। प्रश्न दूसरा है, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। यह भूल जाते हो। हीरा के ये कथन किन भारतीय मूल्यों की ओर संकेत करते हैं, आपको ये बताना है। उत्तर लिखेंगे हम। हीरा के इन कथनों से निम्नलिखित भारतीय मूल्यों की ओर संकेत मिलता है, जैसे अहिंसा की ओर, गिरे हुए दुश्मन पर हमला ना करना, ये एक योद्धा धर्म है। स्त्री सम्मान, औरत जात पर सींग न चलाना, धर्म और नैतिकता, हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दया और क्षमा, कमजोर या हारे हुए पर क्रूरता ना करना। साहस और स्वाभिमान, अन्याय के सामने झुकना नहीं लेकिन नैतिक सीमा का पालन करना। तो इस तरीके से ये कथन है जो भारतीय मूल्यों की ओर संकेत करते हैं। प्रश्न तीसरा देखते हैं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। क है इसमें, खेतों में जुताई के लिए बैल और हल कृषि के पारंपरिक उपकरण हैं। कृषि के अन्य पारंपरिक और आधुनिक उपकरणों तथा उनके प्रयोग के विषय में पता लगाइए और लिखिए। तो कृषि में कौन कौन से पारंपरिक यानी कि जो पहले यूज़ करते थे हम, वो लिखने हैं आपको उपकरण, और जो अभी आधुनिक जो मॉडल ये जो उपकरण है हम वो यूज़ करते हैं, आप उनके बारे में भी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पारंपरिक कृषि उपकरण कौन कौन से थे। तो पहला था हल, बैलों की मदद से खेत जोतने के लिए हल का यूज़ करते थे। जुआ यानी कि बैलों की गर्दन में बांधा जाने वाला एक लकड़ी का यंत्र है। बैलगाड़ी, अनाज घास और सामान ढोने के लिए। कुदाल, फावड़ा और हंसिया, खेत तैयार करने, खरपतवार निकालने और फसल को काटने के लिए। लकड़ी का लंगर, पारंपरिक हल का एक प्रकार था। अब आधुनिक कृषि उपकरण में क्या क्या है। सबसे पहले है ट्रैक्टर, हल जोतना, खेत तैयार करना, गाड़ी खींचना जो बहुत तेज होता है और उसमें कम मेहनत लगती है। हार्वेस्टर होता है फसल काटना और थ्रेसिंग, दाने अलग अलग करना एक साथ। पावर टिलर यानी छोटे खेतों में जुताई कर लिए। सीड ड्रिल, बीज बोने के लिए। पंप सेट या स्प्रेयर, सिंचाई और दवा छिड़कने के लिए। ठीक है। प्रश्न खा है, भारत में बैल केवल पशु नहीं बल्कि कृषि संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। लिखिए कि भारतीय गांवों एवं शहरों में भी बैल किस किस काम में सहायक होते हैं, आपको ये बताना है। तो आंसर हम लिखेंगे, भारत में बैल कृषि संस्कृति का एक प्रतीक है। वे केवल पशु नहीं बल्कि गांव की जीवन शैली का एक हिस्सा है। गांव में बैल से जो काम लिया जाता है वो है खेत जोतना यानी हल चलाना, बैलगाड़ी खींचना या अनाज घास लोगों को ले जाना, पूजा अर्चना में उपयोग करना, बैल पूजा, गौ पूजा, त्योहारों पर सजाना, लोक कथाओं, गीतों और कहानियों में प्रतीक है, जैसे 2 बैलों की कथा। शहरों और कस्बों में बैलों का काम है। कुछ पुराने इलाकों में छोटी बैलगाड़ियां अभी भी सामान ढोने के काम आती हैं। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर बैलों को पूजा जाता है। पर्यटन स्थलों पर बैलगाड़ी सवारी, कुछ गांव व कस्बों में। कृषि आधारित उद्योग जैसे दूध, गोबर में बैल अप्रत्यक्ष रूप से सहायक है। ठीक है। अलग अलग और साथ साथ 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। पहला इसमें कहानी के आधार पर हीरा और मोती की विशेषताएं लिखिए। यहाँ पे संकेत दिए कि वो धैर्यवान है, गुस्सैल है, मेहनती है, शांत है, सहनशील है आदि। तो आपको दोनों की विशेषताएं लिखनी है कि उनमें क्या क्या गुण हैं। सबसे पहले हम हीरा की विशेषताएं देखेंगे। हीरा था सहनशील, वह मोती से ज़्यादा सहनशील था। जब मोती गाड़ी को खाई में गिराना चाहता था तो हीरा ने संभाल लिया। समझदार और शांत,
मोती हमेशा समझदार था, वो हमेशा मोती को समझता था। सॉरी, हीरा जो है हमेशा समझदार था, वो हमेशा मोती को समझता था, समझाता था। सांड से लड़ाई के समय उसने योजना बनाई, मैं आगे से रगेदता हूँ और तुम पीछे से रगेदो। धर्मनिष्ठ, हीरा धर्मनिष्ठ भी था, वह नैतिकता कभी नहीं छोड़ता था। गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना, औरत जात पर सींग न चलाना, ये उसके सिद्धांत थे। मेहनती और वफादार भी था, झूरी के प्रति पूरी निष्ठा रखता था। अब हम देखते हैं मोती की विशेषताएं। मोती गुस्सैल था, गया द्वारा डंडे मारने पर उसका गुस्सा काबू के बाहर हो गया और वह हल लेकर भागा। साहसी और विद्रोही था, कांजी हाउस में सबसे पहले दीवार तोड़ने का साहस उसने दिखाया। भावुक भी था, हीरा को बंधा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेहनती था, दोनों बैल मेहनती थे, लेकिन मोती में विद्रोह की चिंगारी ज्यादा थी। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं हीरा और मोती की। नेक्स्ट है प्रश्न दूसरा। हीरा और मोती की विशेषताएं कुछ कुछ समान, कुछ कुछ अलग हैं, किंतु उनकी भिन्न विशेषताएं एक दूसरे को पूरा कैसे करती हैं, आपको ये बताना है। तो कुछ समान विशेषताएं हम देखते हैं। दोनों तो बहुत मेहनती भी थे, दोनों में भाईचारा और वफादारी थी, दोनों ने मिलकर सांड से लड़े, दीवार तोड़ी और घर लौटने का फैसला लिया। तो ये विशेषताएं दोनों में एक जैसी थी। भिन्न विशेषताएं यानी कि अलग अलग थी। हीरा जैसे शांत था, समझदार था, सहनशील था और धर्मनिष्ठ था। वहीं पे मोती गुस्सैल था, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता था, साहसी था, भावुक था और विद्रोही था। अब ये एक दूसरे को कैसे पूरा करते थे ये देखो। जब मोती गुस्से में आकर सींग चलाने या भागने को तैयार होता, हीरा उसे रोककर सही रास्ता दिखाता था। दूसरा, जब हीरा ज़्यादा सहनशील होकर चुप रह जाता तो मोती उसे साहस देता और दीवार तोड़ने में मदद करता था। थर्ड है, सांड से लड़ाई में हीरा ने योजना बनाई और मोती ने पीछे से हमला किया। फोर्थ है, कांजी हाउस में हीरा ने दीवार पर पहला हमला किया और मोती ने उसे पूरा किया। तो ये कुछ काम है जो दोनों मिलकर साथ में करते थे, जो एक दूसरे की शक्तियों को पूरा करते थे, है ना। प्रश्न तीसरा देखते हैं। आपकी कक्षा में भी कुछ कुछ समान और कुछ कुछ भिन्न विशेषताओं वाले सहपाठी हैं। सबकी आवश्यकताएं भी थोड़ी समान और थोड़ी भिन्न हैं। बताइए कि आप भिन्न विशेषताओं वाले सहपाठी से अपने लिए कैसा व्यवहार चाहते हैं। उनसे पता कीजिए कि वे आपसे अपने लिए कैसा व्यवहार चाहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप खुद भी लिख सकते हैं, खुद लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जो अलग अलग विशेषताएं वाले जो आपकी क्लासमेट हैं, कि कुछ विशेषताएं उनमें होगी, कुछ आप में होगी, तो वो कैसा चाहते हैं कि आप में कैसी विशेषता होनी चाहिए, आप कैसा व्यवहार करें उनके साथ, और आप क्या चाहते हैं कि आपके दोस्त में कैसी विशेषताएं होनी चाहिए और वो कैसा व्यवहार करे आपके साथ। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे। मैं भिन्न विशेषताओं वाले सहपाठी से क्या चाहता हूँ, जैसे वो क्या करे, मेरी राय सुने, मेरी मदद करे पढ़ाई में, खेल में, प्रोजेक्ट में, मेरी कमजोरी पर हंसे नहीं और मेरी ताकत को सराहे। और क्या ना करे, मुझ पर हंसे नहीं, मेरी बातचीत बीच में ना काटे, मुझे अकेला ना छोड़े। वो मुझसे क्या चाहते हैं या आप उनसे पूछ कर भी लिख सकते हैं। जैसे क्या करें, उनकी मदद करें जब वे अटक जाएं, उनकी अच्छी बातों की तारीफ करें और टीम में शामिल करें। क्या ना करें, उनकी कमजोरी का मजाक ना उड़ाएं और उन्हें डांटे नहीं। पढ़ाई और खेल में सहायता, पढ़ाई में एक दूसरे को नोट शेयर करें, मुश्किल सवाल मिलकर सुलझाएं। खेल में एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, हारने पर सांत्वना दें, साथ दें, अलग अलग होने पर भी एक टीम की तरह काम करें। ठीक है। प्रश्न 4 है, दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। कहानी में अनेक स्थानों पर मूक भाषा का उल्लेख किया गया है। आपके विचार से हीरा और मोती किस प्रकार आपस में बातें किया करते होंगे, अनुमान और कल्पना से बताइए। तो बातचीत कैसे करते होंगे हीरा और मोती, आपको ये बताना है कि वो बिना बोले कैसे एक दूसरे की बात समझ जाते थे। तो आंसर लिखेंगे हम, हीरा और मोती मनुष्य की तरह सोचते थे, इसलिए उनकी मूक भाषा बहुत स्पष्ट थी। वे कैसे बातें करते होंगे, जैसे आंखों के इशारे से, एक दूसरे को कनखियों से देखकर सलाह लेना, जैसे घर से भागने की योजना बनाते समय ली थी। सींग मिलाना यानी प्यार या खेल खेल में विनोद के भाव से। पूंछ हिलाना या खड़ी करना, खुशी दिखाना और उत्साह दिखाना। सिर झुकाना या चाटना, सांत्वना देना या प्रेम व्यक्त करना। एक साथ मुंह हटाना,
एक दूसरे की भावना समझकर साथ खाना या साथ रुकना। गर्दन हिलाना, हाँ या नहीं बताना। ठीक है। कल्पना हो सकती है जैसे हमारी, जब मोती गुस्सा करता तो हीरा आंखों से शांत रहो कहता। जब हीरा थक जाता तो मोती पूंछ हिलाकर हिम्मत रखो कहता। तो ये हम कल्पना के अनुसार ये बातें कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न 5। आप भी अनेक अवसरों पर बिना शब्दों का उच्चारण किए संवाद करते हैं। कब कब, कहाँ कहाँ, कुछ उदाहरण लिखिए। तो आप भी कुछ बातें करते होंगे जिसमें आप उन्हें कुछ आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती हो। तो ऐसा आपने कब कब किया है और कहाँ कहाँ किया, आपको ये बताना है। जैसे आंसर हम लिखेंगे मुस्कुराकर, दोस्त से मिलते समय खुशी दिखाना, आंखों से जैसे क्लास में टीचर देख रही हो तो चुप रहो का इशारा समझ जाना, हाथ के इशारे से आओ रुको ठीक है बताना, सिर हिलाकर हाँ या नहीं में जवाब देना, कंधे पर हाथ रखकर दुखी दोस्त को सांत्वना देना, खेल के मैदान पर बिना बोले पास देना या इशारा करना। तो ये कुछ काम है जो हम बिना बोले करते हैं, बिना किसी शब्द को बोले हम ये काम करते हैं ना। नेक्स्ट है भारतीय सांकेतिक भाषा। आप नीचे दी गई इंटरनेट कड़ी या लिंक पर जाकर भारतीय सांकेतिक भाषा सीख सकते हैं। तो नीचे आपको कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, इन पर जाके आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको भारतीय सांकेतिक भाषा सिखाई गई है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मार्ग खोजेंगे कैसे। सीधे दौड़ते चले गए यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे या उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। प्रश्न पहला आपसे पूछा है, हीरा मोती अपने घर के मार्ग से भटक गए थे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रास्ता भूल गए या भटक गए, तब आपने अपने मार्ग का पता कैसे लगाया था? तो इसका आपको आंसर लिखना है। तो इसका आंसर देखो, हाँ, एक बार स्कूल से पार्क जाते समय मैं रास्ता भूल गया था। चारों ओर नए नए गांव जैसे लग रहे थे। पहले थोड़ा डरा, फिर मैंने पास की एक दुकान पर पूछा, भैया ये कौन सा रास्ता है? उन्होंने बताया। उसके बाद मैंने फ़ोन में गूगल मैप्स खोलकर लोकेशन देखी और सही रास्ता पा लिया। हीरा मोती की तरह मैं भी घबराया नहीं था, बस थोड़ा सोचकर रास्ता ढूंढा। ठीक है। प्रश्न दूसरा है, यदि कोई व्यक्ति भटक जाए तो उसे क्या करना चाहिए कि वे सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। गंतव्य यानी कि जिस स्थान पर उसको पहुंचना है। कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए। तो इसका आपको आंसर लिखना है। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, सुरक्षित रास्ता ढूंढने के उपाय हो सकते हैं जैसे शांत रहें, घबराए नहीं, पास के लोगों से पूछें। जैसे पास में अगर पुलिस स्टेशन है वहाँ जा सकते हैं, किसी दुकानदार से, स्कूल के टीचर से, सरकारी भवन में काम करने वाले लोगों से आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन मानचित्र, गूगल मैप्स या ऑफलाइन मैप्स देखें। सूचना पट और बोर्ड, सड़क पर लगे नाम पते, दुकानों के बोर्ड व डाकघर देखें। परिजनों को फ़ोन करें, अगर फ़ोन है तो घर वालों को बताएं। सुरक्षित जगह चुनें, अकेले अंधेरे में ना घूमें, भीड़ वाली जगह पर रहें। प्रश्न 3 है, आपकी विद्यालय में आपदा की स्थिति में निकासी का मार्ग दर्शाने वाला मानचित्र अवश्य होगा। निकासी होता है जो एग्जिट पॉइंट होता है, जहाँ से आप बाहर निकलने का जिसे रास्ता कहते हैं। उसे ध्यानपूर्वक देखिए और पता लगाइए कि आपदा की स्थिति में आपकी कक्षा के सबसे निकट और सुरक्षित कौन सा मार्ग है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, विद्यालय के आपदा निकासी मानचित्र या फायर एग्जिट प्लान पर कक्षा के सबसे निकट फायर एग्जिट गेट या मुख्य गेट का मार्ग सबसे सुरक्षित है। आमतौर पर कक्षा के पीछे या साइड वाला एग्जिट गेट सबसे नज़दीक होता है। सीढ़ियाँ या मुख्य गलियारा इस्तेमाल करें। आपदा, आग या भूकंप में इस मार्ग से बाहर निकलना चाहिए। तो शायद आपकी क्लास में भी 2 गेट होंगे, तो आपको मॉक ड्रिल कराई जाती होगी स्कूल में कि किस तरह से अगर कोई आपदा आ जाए तो आपको अपना बचाव कैसे करना है। तो यह वही सब पॉइंट्स यहाँ पे आपको लिखने हैं। फिर है सृजन। फर्स्ट है, हीरा और मोती की दैनंदिनी, मतलब पूरे दिन में वे क्या करते थे। कहानी में हीरा और मोती आपस में मनुष्य की तरह बातें करते दिखते हैं। कल्पना कीजिए कि वे पढ़ लिख भी सकते हैं। हीरा या मोती की नज़र से उस दिन की डायरी लिखिए जब उन्हें कांजी हाउस ले जाया गया। तो आपको लिखना है कि हीरा और मोती की नज़र से लिखना है कि मान लीजिए आप और हीरा मोती की जगह होते तो वो लोग उस समय क्या सोच रहे थे, दोनों बैल, आपको वो लिखना है जब उन्हें कांजी हाउस ले जाया गया। तो इसमें पॉइंट से जैसे आज का दिन से आप आरंभ करेंगे, भावनाएं लिखेंगे, उसमें भय भी होगा, गुस्सा होगा, दर्द होगा। अंत में आशा या संकल्प लिखें।
संकेत आपको दिए गए हैं। आज मैं कांजी हाउस में बंद किया गया। यहाँ से इस लाइन से आप शुरू कर सकते हैं। भूख से पेट जल रहा है पर विश्वास है कि झूरी हमें वापस ले जाएगा। उत्तर अब लिखेंगे आज का दिन। आज का दिन सबसे काला और दुखद रहा। सुबह से शाम तक हमें कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। मोती और मैं दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। सारा दिन बीत गया, एक दिन का चारा भी नहीं मिला। हम दोनों दीवार की नमकीन मिट्टी चाटते रहे, फिर भी पेट नहीं भरा। हीरा ने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर से मारा। मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। मैं भी उसके साथ लगा। चौकीदार लालटेन लेकर आया और मुझे डंडे मारने लगा, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मोती ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता हीरा। मैंने जवाब दिया, जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। रात को हम दोनों ने मिलकर दीवार तोड़ दी। कई घोड़े, बकरियां और भैंसें भाग निकली। हमने 9-10 जानवरों की जान बचा ली। अब बहुत थकान है, बहुत भूख है, पर विश्वास है कि झूरी हमें ढूंढ लेगा। हम कभी हार नहीं मानेंगे। घर वापस पहुंचकर पुराने थान पर खड़े होंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब आप इसमें और भी कुछ लिखना चाहते हैं तो आप अपनी नज़र से इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आप लिखेंगे हीरा। प्रश्न दूसरा है, आज के समाचार। मान लीजिए आप एक स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाता हैं, यानी रिपोर्टर हैं। अपने समाचार पत्र के लिए बैलों के कांजी हाउस से भागने का समाचार लिखिए। कैसे लिखेंगे? पहले आपको शीर्षक देना है, घटना का विवरण लिखेंगे, कौन, कब, क्या, कैसे हुआ था, परिणाम और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आपको ये लिखनी है। संकेत भी दे रखे हैं आपको। शीर्षक हो सकता है जैसे 2 बहादुर बैलों ने तोड़ी बेड़ियां। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसका आंसर। शीर्षक लिखेंगे 2 बहादुर बैलों ने तोड़ी बेड़ियां, कांजी हाउस से भाग निकले हीरा मोती। इस तरीके से हम शीर्षक दे सकते हैं। समाचार है, कानपुर जिले के कांजी हाउस में कल रात एक अद्भुत घटना घटी। झूरी नामक किसान के 2 बैल हीरा और मोती, जो कई दिनों से बिना चारे पानी के बंद थे, उन्होंने अपनी मूक भाषा में सलाह की और कच्ची दीवार में सींग गड़ाकर लगातार 2 घंटे तक जोर आजमाया। आखिरकार दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। इसके बाद हीरा मोती बाहर निकल आए। उनके साथ कई घोड़े, बकरियां और भैंसें भी वहां से भाग निकली। गांव में खुशी का माहौल है। लोग बैलों की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं। झूरी ने दावा किया, ये मेरे बैल हैं और मैं उन्हें कभी बेचता ही नहीं। गया और दड़ियल अब भी उन्हें ढूंढ रहे हैं, पर बैल अब अपने थान पर सुरक्षित पहुंच चुके हैं। परिणाम हम लिखेंगे, बैलों की इस घटना ने पूरे गांव में पशु वफादारी और संघर्ष की एक मिसाल पेश की है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, कहानी का आपको एक नया अंत देना है। जैसे यदि बैल वापस ना लौटते तो कहानी का अंत कैसा होता? कहानी का नया अंत अपने शब्दों में आपको लिखना है। जैसे कैसे लिखें, बैलों की नई जगह और झूरी की स्थिति। संकेत आपको दिया, आप इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे हीरा और मोती अब एक बूढ़े किसान के घर शांति से रह रहे हैं। तो इसके आंसर आप लिखेंगे, यदि बैल वापस ना लौटते तो कहानी का अंत इस प्रकार होता। हीरा और मोती अब एक बूढ़े किसान के घर शांति से रह रहे हैं। वहां उन्हें भरपेट खली, भूसा, चोकर और मीठा पानी मिलता है। बूढ़ा किसान उन्हें रोज सहलाता है। दोनों बैल कभी कभी पुराने थान की याद करते हैं और आह भरते हैं। झूरी उन्हें ढूंढते ढूंढते थक गए। गया और दड़ियल अब भी उन्हें खोज रहे हैं, पर बैल अब स्वतंत्र और खुश हैं। छोटी लड़की जो रोटियां खिलाती थी उन्हें याद करती है और कहती है, काश वे वापस आ जाते। हीरा मोती से कहता, भाई अपनापन सबसे बड़ी आज़ादी है। दोनों अब शांति से रहते हैं, पर कभी कभी झूरी के थान की याद उन्हें उदास कर देती है। ठीक है, इस तरीके से हम उसका अंत लिख सकते हैं कहानी का। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न 4 है, चित्र कथा लेखन। नीचे 2 बैलों की कथा की एक घटना को चित्र कथा के रूप में दिया गया है। इन घटनाओं को पहचानिए। प्रत्येक घटना के लिए उपयुक्त संवाद और घटनाक्रम बताने वाले वाक्य भी लिखिए। कैसे लिखेंगे? जैसे हर चित्र के लिए एक छोटा सा संवाद बनाकर लिखिए। दृश्य का क्रम होगा बंद करना, भागने की योजना बनाना, फिर दीवार तोड़ना और आज़ादी। संकेत चित्र 4, अब हम आज़ाद हैं। तो नीचे आपको पिक्चर दी हुई है, देख रहे हैं आप। सबसे पहले ये कांजी हाउस में बंद है, फिर वो दीवार तोड़ते हैं, पहले सलाह करके फिर दीवार तोड़ते हैं। दीवार टूट जाती है इस तरीके से और सारे जो जानवर है वो भाग निकलते हैं। तो अब इसे लिखेंगे कैसे? देखो, चित्र 1 के लिए हम लिखेंगे, बैल खेत में अन्य जानवरों के साथ खड़े हैं।
संवाद होगा हीरा, मोती यहाँ तो बहुत जानवर है पर कोई चारा नहीं है। मोती कहेगा हाँ भाई, हमारी तरह सब भूखे हैं। घटनाक्रम कांजी हाउस में बंदी की शुरुआत। चित्र 2 के लिए हम लिखेंगे, 2 बैल सोचते हुए सिर झुकाए। संवाद हीरा, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती कहता है दीवार तोड़कर भाग चले। घटनाक्रम है योजना बनाना। चित्र 3 के लिए लिखेंगे, बैल दीवार तोड़ते हुए सींग गड़ाकर मिट्टी गिर रही है। संवाद होगा, हीरा कहेगा जोर लगाओ भाई। मोती कहेगा दीवार गिर रही है। घटनाक्रम दीवार तोड़ना। चित्र 4 के लिए, बैल भागते हुए हिरण पास में। संवाद होगा, मोती अब हम आज़ाद हैं। हीरा हाँ, अब घर चलते हैं। घटनाक्रम होगी भागना और आज़ादी। तो इस तरीके से चारों चित्र के लिए हम इस तरीके से संवाद और घटनाक्रम लिख सकते हैं। ठीक है, अब है भाषा से संवाद, व्याकरण की बात। मेरे शब्द, कहानी में से 5 ऐसे शब्द चुनकर लिखिए जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। अब उन शब्दों के अर्थ अपने अनुमान से लिखिए। इसके बाद उनके अर्थ शब्दकोश में से देखकर लिखिए। तो कहानी में जो शब्द भी आपको नया लगा है, आपने इससे पहले कहीं नहीं पढ़ा, तो ऐसे 5 शब्द आपको ढूंढने हैं, वो लिखने हैं। फिर उनका क्या अर्थ हो सकता है आपको पहले वो सोचना है, खुद सोच के लिखना है। आपने लिख लिया, उसके बाद फिर आप हिंदी की जो डिक्शनरी होगी, जो शब्दकोश होगा, उसमें से ढूंढकर फिर आपको देखना है आपने जो इसका अर्थ लिखा था क्या वो सही है या इसका अर्थ कोई और सा है, तो वो आपको लिखना है। ठीक है, ये आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट है भाषा गढ़ते मुहावरे। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। मन फीका करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ आपको वाक्य पढ़कर समझ में आ ही गया होगा। इसी से मिलते जुलते मुहावरे हैं, जैसे जी फीका होना, जी खट्टा होना आदि। 2 बैलों की कथा या कहानी में कई मुहावरे हैं जिनसे कहानी जीवंत हो गई है। ऐसी भाषा को ही मुहावरेदार भाषा कहा जाता है। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। इन वाक्यों में मुहावरों को पहचान कर रेखांकित कीजिए। इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर भी लिखिए। तो नीचे आपको ये 8 दिए हुए हैं, इसमें से आपको मुहावरे छांटने हैं और फिर उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। जैसे पहले में मुहावरा था दांतों पसीना आ गया, तो हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, बहुत मेहनत करना। नया वाक्य है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी में दांतों पसीना आ गया। दूसरा है दिल कांप उठे, यानी कि डर जाना। वाक्य बनाएंगे हम, सांप देखकर दिल कांप उठा। थर्ड है जल उठी, यानी क्रोध करना। वाक्य होगा बात सुनकर वह जल उठी। 4 है दिल में ऐंठ कर रह गया, यानी कि गुस्सा रोकना। वाक्य बनेगा टीचर की डांट सुनकर दिल में ऐंठ कर रह गया। 5th है दूर ही से खबर लूंगा, यानी सावधानी से देखना। आने वाले को दूर से खबर लूंगा। 6th है गम खा जाते, यानी चुप रहकर सहना। गाली सुनकर गम खा गया। 7 है ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कि बदला लेना। वाक्य बनेगा गलती पर ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। 8 है 9-2-11 होना, यानी कि भाग जाना। वाक्य बनेगा डांट सुनकर 9-2-11 हो गया, या पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। तो वाक्य में प्रयोग आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, कोई सा भी वाक्य बना सकते हैं। गतिविधियां, नीचे दी गई गतिविधियां अपने समूह के साथ मिलकर कीजिए। पहला इसमें कविता या गीत और अभिनंदन पत्र। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। क है इसमें, मान लीजिए कि बाल सभा ने हीरा और मोती की प्रशंसा में एक गीत लिखा और गाया। अपनी कल्पना से वह गीत लिखिए, तो आपको वो गीत लिखना है। ख है हीरा और मोती के लिए अभिनंदन पत्र लिखिए। तो ये दोनों काम आपको करने हैं कि आपको एक गीत भी लिखना है उनकी प्रशंसा के लिए जिसमें उसकी तारीफ की गई हो, और एक अभिनंदन पत्र भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो कविता या गीत में हम लिख सकते हैं हीरा मोती 2 भाई, हीरा मोती 2 भाई, वफादारी की मिसाल, रस्सी तोड़ी दीवार फोड़ी सांड से लड़े डटकर, झूरी के थान पर लौट आए पूछ हिलाई खुशी से, पशु भी सिखाते इंसान को संघर्ष और अपनापन। तो आप अपनी मर्जी से कोई से भी गीत या कविता यहाँ बना सकते हैं। अभिनंदन पत्र में आप लिख सकते हैं प्रिय हीरा और मोती, तुम दोनों पशु वीर हो। रस्सी तोड़कर सांड से लड़कर कांजी हाउस की दीवार फोड़कर तुमने साहस और भाईचारे का उदाहरण पेश किया। हम बाल सभा तुम्हें अभिनंदन देते हैं। ये सभी लिखेंगे गांव के बच्चे।
ठीक है। बाल सभा में भाषण। मान लीजिए कि आपके बाल सभा में हीरा मोती के लौटने के बाद भाषण देने के इच्छुक सदस्य हैं। भाषण का विषय है पशुओं के अधिकार। अपना भाषण लिखिए और कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो आप अपनी मर्जी से भाषण लिख सकते हैं, ठीक है। पशुओं के क्या क्या अधिकार हो सकते हैं, आपको उसके बारे में लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है पशुओं के अधिकार। प्रिय साथियों, कहानी दो बैलों की कथा सिखाती है कि पशु भी भावनाएं रखते हैं। हीरा मोती ने भूख, मार और कैद सहकर विद्रोह किया। हमें पशु क्रूरता रोकनी चाहिए, उन्हें चारा पानी देना चाहिए और सम्मान देना चाहिए। पशु हमारे भाई हैं। जय हिंद। तो इससे बड़ा आप भाषण लिख सकते हैं, यह आपको थोड़ा सा शुरुआत करके बता दिए, ठीक है। अब है शीर्षक। इस कहानी के 5 भाग हैं। कहानी के प्रत्येक भाग को अपने मन से उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो आपने देखा था कहानी में 5 भाग हैं, हर भाग के लिए आपको एक अलग अलग शीर्षक देना है। भाग 1 के लिए हम शीर्षक दे सकते हैं घर से बिकना, या भाग 2 के लिए दे सकते हैं विद्रोह की शुरुआत, भाग 3 सांड से संघर्ष, भाग 4 के लिए हम जो शीर्षक दे सकते हैं कांजी हाउस में कैद, और भाग 5 के लिए विजय और घर वापसी, ठीक है। इस तरीके से हम उपयुक्त शीर्षक यहाँ पे दे सकते हैं। मेरी पहेली। अपने समूह के साथ मिलकर ऐसी पहेलियाँ बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित हों। तो आपको पहेली बनानी है और उत्तर ये होने चाहिए हीरा, झूरी, मोती, गया, बैल, मटर, रस्सी और रोटी। तो इन सब के ये उत्तर ही होने चाहिए। पहेलियाँ आपको खुद बनानी है। तो कुछ उत्तर हम देख लेते हैं। जैसे हम दोनों भाई रस्सी तोड़कर घर आए। तो ये किसके लिए? हीरा मोती के लिए। मुझे चारा नहीं मिला फिर भी दीवार तोड़ी, मोती ने कहा था। मैं बैलों को गले लगाता हूँ, झूरी। तो आप पहेलियाँ बना सकते हैं, जरूरी नहीं आपको ऐसी बनानी। तो उनके आंसर वो होने चाहिए जो अभी हमने पढ़े, ठीक है। अब है भाषा संगम। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। नीचे बैल शब्द के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कुछ भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों की सूची दी गई है। जैसे बैल हिंदी में है, वृषभ संस्कृत में इसका नाम है, बैलोद, बेओलद या बल्द ये है पंजाबी में, बैल है उर्दू में, दोंद ये है कश्मीरी में, ढगों में यानी सिंधी भाषा में, ढगो इसे सिंधी भाषा में कहते हैं, बैल मराठी में भी कहते हैं, बलद गुजराती में, बैल कोंकणी भाषा में, गोरू नेपाली भाषा में, बलद बांग्ला में, शान बलद असमिया भाषा में, शन या लाबा मणिपुरी में, बलद ओडिया में, एंदुदू तेलुगु में, एरिदू या काटलेमाहू तमिल में, काल या मलयालम में, एत्तू कन्नड़ में। तो बैल के इतने सारे नाम हैं और अलग अलग भाषाओं में इसके नाम भी अलग अलग हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप बैल शब्द को किसी और भाषा में भी जानते हैं तो उस भाषा में भी लिखिए। उपयुक्त वाक्य को अपनी मातृभाषा में भी लिखिए। तो अगर आपकी लैंग्वेज में, आपकी भाषा में बैल को कुछ और कहा जाता है, कोई और नाम है, तो आपको वो लिखना है और वो भाषा कौन सी है आपको वो भी बतानी है, ठीक है। तो ये आप खुद करेंगे। उसके बाद है खोजबीन। 2 बैलों की कथा, यहाँ से आप देख सकते हैं। कथा सम्राट प्रेमचंद्र का बचपन और बच्चों की कहानियाँ। तो ये सब जाकर आप इस पे लिंक पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।